नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम बात हमारे साथ में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर और उस पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बचा सकी और लोकसभा चुनाव भी बुरी तरह हार गई। लोकसभा चुनाव में लगभग विधानसभा चुनाव में लगभग 75 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल पाई, यानी विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में और ज्यादा नुकसान हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस में ना तो प्रदेश अध्यक्ष बदला और ना ही संगठन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस की इस अंदरूनी सियासत को लेकर अब बयानबाजी चल पड़ी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान आया है कि कांग्रेस में कोई हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, लिहाजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि केदार कश्यप खुद चुनाव हारे थे, फिर संगठन में काम क्यों कर रहे हैं। इस सियासी वार पलटवार के बीच बुनियादी सवाल यही है कि कांग्रेस लगातार 2 चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन आखिर कब करेगी और इसकी जिम्मेदारी किस तरह तय की जाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। अब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तब ना। कांग्रेस का कोई नेता तो जिम्मेदारी लेने का तैयार नहीं है। अभी इतने चुनाव निकलते जा रहे हैं, वो आपस में समीक्षा ही नहीं करते। ना विधानसभा की समीक्षा हुई, ना लोकसभा की समीक्षा हुई, क्योंकि उनको मालूम था कि वो निश्चित तौर पे हार रहे हैं, तो समीक्षा लेने का औचित्य नहीं। देखिए, हमारी पार्टी में क्या करना है नहीं करना है उसकी सलाह उनको देने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी पार्टी को संभाल कर रखना चाहिए। कई गुट हैं, वो भी तो चुनाव हारे थे, यहाँ संगठन में आके क्यों काम कर रहे थे? 5 साल घर में बैठना था उनको, तो उनकी सलाह की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। चलिए, बयानों को आपने सुना और जो मूल सवाल है वो यही है कि जब लगातार 2 बार बड़ी हार कांग्रेस के हिस्से आई है तो आखिर संगठन में बदलाव क्यों नहीं हो रहे, क्यों इतनी देरी की जा रही है। जो तमाम तरह के बयानात खुद पार्टी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं उनका क्या मतलब निकाला जाए। क्या पार्टी के अंदर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है या फिर कोई और तस्वीर है जो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। खैर, इन तमाम सवालों के साथ आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी आप ही के पास आता हूं। सर, क्यों नहीं कर रहे सर समीक्षा? इतनी चिंता है बीजेपी को आपकी, सर समीक्षा कर लीजिए। देखिए अभिषेक जी, अगर नैतिकता की बात अगर बीजेपी के लोग करते हैं, बीजेपी के नेता करते हैं, वो वरिष्ठ नेता करते हैं, तो बहुत हास्यास्पद लगता है। पेपर में कितने होते, इस्तीफा नहीं होते। रेल दुर्घटना हर साल नई नई बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, मगर रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। प्रधानमंत्री जो 400 की बात करते हैं और खुद मुश्किल से चुनाव जीतते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा उनको मिलते नहीं है सीटों में, तो उसके बाद भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या मोदी जी को वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ते नहीं है। यहाँ की बात कर रहे थे, केदार कश्यप जी जो अभी भी मंत्री है और रमन सिंह के सरकार में मंत्री थे, तब उनके ऊपर आरोप लगा था कि एक महिला को दूसरी महिला को बैठाकर अपनी धर्मपत्नी के नाम पे दूसरी महिला को बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। तब कितना उन्होंने इस्तीफा किया था बता दें। देखिए, हार जीत एक सब प्रक्रिया, लोकतांत्रिक देश है, कभी उनके पास सत्ता होगी, हमारे पास सत्ता होगी। तो इसका कारण ये है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो उसकी वजह से हारे। हार के कई कारण होते हैं। अभी जैसे हम समीक्षा करेंगे, हमारे जो एआईसीसी ने अभी समीक्षा कमेटी बनाई, वो आएंगे, अभी समीक्षा होगी। तो देखिए, बीजेपी को अपने अंदर देखना चाहिए ना। इनके जब 2018 में हार हुई थी, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था। यहाँ तक धर्मांग कौशिक ने तो कार्यकर्ता को ठीक रिपोर्ट दिया था, गद्दार तक क्या नहीं बोला था। इनको अपने अंदर देखना चाहिए कि प्रेम प्रकाश पांडे जी किधर घूमते हैं। सत्यप्रकाश जी, जब जीत होती है तो श्रेय प्रदेश अध्यक्ष को जाता है, पार्टी के नेता को, पार्टी के चेहरे को जाता है। तो हार के लिए भी तो किसी न किसी चेहरे की तलाश होती है, किसी चेहरे को। जी अभिषेक जी, मैं बता दूं, आपने बात की जीत होती है तो बीजेपी में चलता है कि जीत होती है तो मोदी जी की वजह से हुई है, मोदी गारंटी हुई, मगर जब हार होती है तो वो जेपी नड्डा जी के ऊपर आ जाती है। ये आपको भी मालूम है, कई मीडिया चैनल भी ये चीज करते हैं। तो वो उनके यहाँ चलता है। हमारे यहाँ सामूहिक हार भी होती है, सामूहिक जीत भी होती है। हम एक कार्यकर्ता के तौर पे एक साथ एकजुट होकर लड़ते हैं। अगर जीत मिलती है तो एक सभी की मेहनत की वजह से मिलती है, और हार भी मिलती है तो कहीं ना कहीं सभी कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। इसकी समीक्षा होगी, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप कांग्रेस इतिहास उठा के देखिए तो ऐसा कांग्रेस पहली बार नहीं हुआ।
आप इंदिरा गांधी के जमाना याद कीजिए, उसमें हमारी बहुत बुरी हालत, मगर इंदिरा गांधी ने कमबैक किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कमबैक किया था। तो हम उसको चीज से निकले हैं, चुनौतियों से निकले। और अभी भी देखिए, आप पूरे देश की अगर बात करूं, आप हमारी कांग्रेस पार्टी की बात करें, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो हमने क्या परिणाम दिया सामने? मोदी जी को जो 400 को बात करें 240 तक गए, वो 400 कर रहे थे। अब मोदी जी खुद हार रहे हैं, मुश्किल से जीते। अयोध्या हो गया, सीतापुर हो गया, सालासर में कहां करना है सीटें गिराओ, जहां किसके नाम पे वोट मांगे तो वहां वो राम जी को चेहरा दिखाया। तो देखिए, घमंड है ये, एक घमंड अभी उनका लोकसभा में टूटा है, ये 5 साल बाद यहाँ पे घमंड टूटेगा। ये वासु जी, कितने हारे थे 2018 में, पूछिए इसे। वासु जी 4 जून को ही तो अभी नतीजे आए हैं, इतनी जल्दी क्या है दीपक बैज का इस्तीफा करवाने की? कुछ दिन और रहने दीजिए। देखिए अभिषेक जी, आपने बात बहुत सही, जब जीतते हैं तो शहरा तो प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर बनता है ना, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और वो खुद विधानसभा चुनाव लड़े, हमारे मंडल अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता उनको हरा दिए। और आप लोकसभा में आ जाइए, लोकसभा में ये कहते थे कि 5 से 6 सीट जीत जाएंगे, दिल्ली की तो 1 सीट में ले लेकर जीत मिली। तो छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस कांग्रेस की दर बदर गिरते जा रही। विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर, निश्चित रूप से जवाबदारी प्रदेश अध्यक्ष जी की होती है। खैर वो अपने मामले वो इस्तीफा कब देंगे ये तो उनके ऊपर देखना है। और चिंतन और समीक्षा तो कांग्रेस को करना ही नहीं है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर आगे की समीक्षा होगी, पता नहीं ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो इनके ऊपर है। अगर आगे की समीक्षा होगी, ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ही बात करेंगे। ये कहेंगे कि इनके जो नेता है वो बोलने लग गए। आप उनको देखिए, ताम्रध्वज साहू जो 4 दिन पहले क्या बोल रहे थे, मैं 1-2 राउंड में आगे चल रहा था, ईवीएम मैनिपुलेट कर देंगे, मैं पीछे हो गया। और भी बहुत सारे नेता ईवीएम पे आरोप लगे। तो जब चिलते इनकी समीक्षा होगी तो कुल मिलाकर समीक्षा का मतलब ये होगा कि हम नहीं हारे, हमको हरा दिया गया, ईवीएम हार हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही कि जनता इनसे नाराज है, जनता से कोसों दूर होती है कांग्रेस पार्टी। अभी हमारे भाई कह रहे थे 400 पार करना ना, मान्यवर अभी भी प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। आपके जितने गठबंधन के साथियों को सीटें उतनी अकेले भारतीय जनता पार्टी की दिखाइए। आपको कहां लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हार गई है? आप केवल 99 सीट में कुछ हो रहे तो होइए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप आज भी विपक्ष में है। हाँ, ये है कि ठीक है। अब वो ऐसी विचित्र स्थिति, अब क्या कहें, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के चुनाव में कि दोनों ही तरफ से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी खुश हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वासु जी, मेरा सवाल है, इतनी जल्दी क्यों है बीजेपी को? सचिन पायलट जी आ रहे हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उनके सामने बैठक होगी, शायद ज्यादा तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी की लगातार यही शिकायत रहती है कि समीक्षा बैठक तो होती है पर उसके बाद कुछ होता नहीं है, तो फिर प्रभारी के सामने होने दीजिए। ठीक है ना अभिषेक जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे समीक्षा करें कांग्रेस पार्टी। हमारा तो नैतिक सवाल है, जब जीत का चेहरा आप ले लेते हैं तो हार का जिम्मेदारी भी आप लीजिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। आपके नेतृत्व में 2 चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, और रिजल्ट जनता छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है, सबके सामने है, उसके आधार पर कह रहे हैं। वैसे बहुत कम ही होता है कि नैतिकता के आधार पर हमने किसी नेता को इस्तीफा देते हुए हिंदुस्तान में देखा हो। खैर, इस पर वापस लौटेंगे वासु जी। रवीश पांडे जी, क्या स्थिति है इस वक्त कांग्रेस के अंदर? 2 बड़े चुनाव हारी है कांग्रेस, समीक्षा बैठक को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, अभी बयान भी जिस तरह के आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं दोनों भाइयों को नमस्कार करता हूं, और इस मुद्दे पर कांग्रेस और जो बीजेपी, दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की पहले स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 6 फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम है। छत्तीसगढ़ के लिए बीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी का नाम तय है। बीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी जी यहाँ आएंगे और स्थितियों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो लोग तय करेंगे। अब रही बात नैतिकता की, तो मैं तो ये कहूंगा कि केदार कश्यप जी को पहले नैतिकता की सीख लेनी चाहिए कि वो पार्टी के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी तो हैं ही, राज्य सरकार के वो मंत्री भी हैं। उनको कुछ बोलने से पहले स्थितियों को समझ लेना चाहिए। उनको शायद ये जानकारी ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और किसी को तय भी कर दिया, और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई समीक्षा नहीं कर रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि वो सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, वो भाजपा कांग्रेस करके मूल मुद्दों से भटकने की कोशिश न करें। उनका काम है कि छत्तीसगढ़ सरकार
राज्य के हित में, राज्य के नागरिकों के हित में क्या कर रही है, उस पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। कांग्रेस क्या कर रही है इस पर फोकस करने की उनको मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि आज जो स्थितियां हैं उसको दरकिनार कर केवल कांग्रेस क्या कर रही है, फला नेता क्या कर रहे हैं, एक सनसनीखेज और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे और मूल मुद्दों से भटकते रहे। आज जरूरत है पूरे राज्य में बिजली का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था की दिक्कतें हैं, और गर्मी से और जो परेशानियां आई हुई हैं उनको दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को लेकर के इस पर काम करना चाहिए, इस पे बातें करनी चाहिए, इस पे जवाब भी देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, कौन न दे। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जब करारी हार हुई थी, क्या प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था? इसको भी तो समझना चाहिए। जी बताएं। निश्चित रूप से रमेश जी, मेरा सवाल यही है कि एक चीज़ जो है समय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि समय भी एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए समीक्षा को लेकर? क्योंकि हार होने के बाद नेता अपनी अपनी सेटिंग करने में अपनों को और अब खुद को और अपनों को बचाने में लग जाते हैं, और उसके बाद जो सामने से आते हैं समीक्षा करने के लिए, क्या उनके सामने स्थिति इतनी स्पष्ट हो पाती है? क्योंकि सब अपने अपने राग अलाप के चले जाते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सच्ची बात आप बोल रहे हैं, और राजनीति में हर आदमी अपनी व्यवस्था करने की तैयारी करता है, वो किसी तरह से बच जाए, भले ही ठीक तरह दूसरे के सिर पे मर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थितियां बनती हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विधानसभा में भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और लोकसभा में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर होगी और गंभीरता से विचार करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, विधानसभा का चुनाव जब आप हारे, उसके ठीक कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव था, लोगों को साथ लेकर चलना था, पार्टी नेताओं को नाराजगी भी थी, लेकिन जाहिर तौर पर वहां पे पहली प्राथमिकता ये थी कि लोकसभा चुनाव हम अच्छे से लड़ लें। तो इसलिए तब की समीक्षा बैठक में अब क्या निकल के सामने आया ये तो खैर स्पष्ट नहीं है हमें, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव हो चुका है, उसके बाद क्या अब इस बात पर गहनता से और जितनी जल्दी हो सके बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो मैनेजर पर कार्रवाई हो जाती है, कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो वो अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके सामने एक महत्वपूर्ण निकाय चुनाव है। जी देखिए, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया, हमारी समीक्षा कमेटी बनी हुई है, आएंगे समीक्षा करेंगे। देखिए, हम एकजुटता के साथ लड़े, ये कोई कमी नहीं की। आप तो मालूम मीडिया ने कितने खबरें चलाई कि 3 से 4 सीट, कई मीडिया ने 5 सीटें भी दिखाई कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। इसका मतलब कि हम बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में थे, हम लड़ रहे थे और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये था कि हाँ हम जीत सकते थे, ये माहौल अब सबको मालूम था, मीडिया को मालूम था, वरिष्ठ पत्रकारों को मालूम था, विश्लेषकों को मालूम था। पर हाँ, कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है कि हमको जनता तक कनेक्ट नहीं कर पाए, तो कोई दो राय नहीं, जिससे हमको एक सीट मिली। विधानसभा की बात की, विधानसभा में हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार आ सकती है, भले वो पूर्ण बहुमत की आती है या 75 सीटों, वो अलग बात है, मगर सरकार आने की उम्मीद हमें भी थी, मीडिया भी ये एग्जिट पोल वगैरह दिखा रहे थे। मगर देखिए, इसके बावजूद भी हमारी हालत इनकी ऐसे नहीं है 2018 वाली, ये तो 14 पे चले गए, हम अभी भी 34-35 पे हैं और हमारा वोट से मात्र 0.01% से कम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जनता का विश्वास था, मगर प्रोपेगेंडा जो किया विधानसभा चुनाव में, जो झूठ और की बातें जो किए, जो पूरे नहीं हुए, वो बीजेपी तो ये कहना चाह रही है कि कांग्रेस अपनी सच्चाई जानती है, इससे उसे पहले से ही पता था कि वो मैदान में है ही नहीं, इसलिए समीक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी। देखिए अभिषेक जी, ये राजनीतिक जो द्वंद्वी होती है, वो एक दूसरे में यही बोलते हैं कि उनको मालूम है, उनको अगर भाई हम अभी 5 सीट आ जाते तो वो उनको भाजपा दूसरी होती, चुनाव के 1 सीट है, इसलिए वो इस टाइप की बातें करेंगे। उस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। केदार कश्यप जी को वैसे भी ना बीजेपी सीरियस करती है, ना यहाँ की जनता सीरियस करती है। मगर देखिए, महत्वपूर्ण बात ये कि हमारी पार्टी के अंदर मामला, मैं एक लाइन बस आपको बोलना चाहूंगा अभिषेक जी, कि बीजेपी हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल भी हो, उनको क्या मतलब है दूसरे राजनीतिक दल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सत्ता में, जैसे रमेश जी ने बोला, आप सत्ता में, आप सरकार में, आप मंत्री हैं, आप सरकार चलाइए, जो जरूरतें हैं, जो जनता की, उसको पूरा कीजिए। अब मातारे मंदिर पर नाम पे ठग रहे, 500 सिलेंडर अभी तक नहीं मिला, किसान अभी भी भटक रहे हैं, उनको अभी तक बोनस नहीं मिला, अब युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, उसके ऊपर बात कीजिए ना। आपको क्या मतलब, वो एक राजनीतिक संगठन है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, समीक्षा होगी नहीं होगी, कौन सी फर्क देगा नहीं देगा, वो आपका मामला नहीं है।
तो हमारी पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता है और इतने इतने सक्षम नेता है कि हमको मोदी जी की भी जरूरत नहीं है कि हमारी पार्टी में क्या करना क्या नहीं करना। ये पहले अपने अंदरूनी मामला देख ले, वहां पे नहीं, क्या पर हमें ये बात काफी अच्छी लगती है कि आप राजनीतिक दल एक दूसरे पर, जी हमें ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप राजनीतिक दल एक दूसरे पर नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसी ही जानकारी मिल पाती है, क्योंकि आप अपने बारे में तो खुल के बताएंगे नहीं। तो खैर वासु जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात की, बड़ी दिलचस्प स्थिति है ब्रजमोहन अग्रवाल जी को लेकर। अब उन पे भी कुछ बोलिए, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है कि विपक्षी दल के नेता सहानुभूति जता रहे हैं ब्रजमोहन जी के लिए कि उनसे जबरन इस्तीफा ले लिया गया। और ये बात कहीं ना कहीं लगती भी है, क्योंकि वहाँ पे वो सांसद हैं, यहाँ पे वो एक राज्य के मंत्री थे। देखिए अभिषेक जी, देखिए वही बात है ना, कांग्रेस पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में टिप्पणी करे तो वो कांग्रेस पार्टी से ही। अभी तक ब्रजमोहन अग्रवाल की चिंता और सहानुभूति का आप क्यों कर रहे हैं? उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज वो सांसद है, रायपुर लोकसभा के सांसद है, सबसे ज्यादा मतों से जीत के गए हैं और संसद में बैठेंगे, रायपुर और छत्तीसगढ़ का पक्ष रखेंगे मजबूती से। इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कांग्रेस क्यों अकेला बनाने की लगी है कि मुख्यमंत्री से नाराजगी है, इनका उससे नाराजगी है? आपको क्या लेन देना है हमारी पार्टी से? जब आप ऐसे सवाल करें तो खुद के घर भी तो देखिए, आपके नेताओं को समझाइए पहले। और दूसरी बात, केदार कश्यप जी ने जब बात कही तो मीडिया ने उनसे प्रश्न किया, तो उसके बाद में वो बात कही गई और अपने मन से नहीं गई। कांग्रेस से वैसे भी हमको इतना नहीं, क्योंकि सरकार है, सरकारें काम करने लग गई है, 6 महीने की सरकार है और लगातार काम करके दिखा रही है। मोदी की गारंटी में हमने काम करके दिखाया। अभी तो जनता ने हमें 11 में से 10 सीट। शिवडहरिया जी तो यही कह रहे हैं ना कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी दशकों से विधायक रहे हैं रायपुर दक्षिण सीट से, अब मंत्री भी रहे हैं इतने समय तक, तो अब उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? इतने सीनियर नेता है। देखिए अभिषेक जी, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। ऐसा नहीं कि सीनियर है तो सीनियर है सबको मंत्री बना दिए। और भी ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर बहुत सारे नेता है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे कोई दिक्कत हो सकता है आगे बड़ी जवाबदारी मिले। अभी आप नहीं कह सकते कि उसको जवाबदारी मिली, हो सकता है संगठन ने बड़ी जवाबदारी। पार्टी कहाँ उनका उपयोग करेगी, ये पार्टी तय करेगी। मेरा एक सीधा सवाल है, क्या ब्रजमोहन अग्रवाल जी डिजर्व नहीं करते कैबिनेट में मंत्री होना केंद्र में? बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? उनके बाद अनुभव निश्चित तौर पर अनुभव। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में अनुभव डिजर्व करने वालों की कमी नहीं है, हर सारे नेता उसमें है। अब उसको किसको कहाँ पे ले जाना है पार्टी तो तय करती है। ऐसा क्यों है कि छत्तीसगढ़ से लगातार आप 100% रिजल्ट देते रहे हैं, एक आध सीट आपकी हमेशा छूटी है। पिछली बार खैर दो गई थी, लेकिन इस बार भी आपने वापसी की, 10 सीटें आप जीते। लगातार आपका अच्छा प्रदर्शन रहा है छत्तीसगढ़ में। क्या उसके लिए, उस अचीवमेंट के लिए क्या उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए? सिर्फ एक राज्य मंत्री, ये लगातार सवाल उठा रहा है। अब जब पार्टी के इतने सीनियर एक्सपीरियंस नेता हैं जिन्होंने पब्लिक डोमेन में काम किया है, उनको इतना एक्सपीरियंस है स्टेट का भी, तो क्या उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं किया जाना चाहिए कैबिनेट में? देखिए भाई वही कहा ना, पार्टी उनका उपयोग अच्छी जगह में करेगी, केवल मंत्री पद है, उसके अलावा बहुत सारी जगह संगठन है। अभी आगे भी मंत्री पद बढ़ेगा तो हो सकता है वहां पर जगह मिल जाए ब्रजमोहन जी को। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ही देखेंगे तो विजय बघेल जी भी है, संतोष पांडे जी भी है, बड़े वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भी लगातार काम करके दिखाया। तो सभी की जगह है, पार्टी तय करेगी। पार्टी उन नेताओं का उपयोग कहाँ करेगा वो आने वाले समय में आपको पता लगेगा। क्या ये बात सही नहीं है कि अगर आप देखें तो कुछ इतना खराब प्रदर्शन वैसे कांग्रेस का रहा नहीं है, क्योंकि लगातार वो एक ही सीट जीतते आ रही है, और अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखें तो उसमें भी कोई गिरावट नहीं आई है। तो क्या इसे इसी तरह से देखा जाए कि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है? छत्तीसगढ़ में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अगर आप 11 की 11 शायद जीत जाते तब ये बात होती। लेकिन निश्चित तौर पे हमने भी प्रयास किया और कोरबा की सीट हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और जिस प्रकार की समीक्षा की बात करें अभिषेक जी, देखिए हमने 10 सीट जीती है, उसके बाद भी हमारे संगठन मंत्री और उसके बाद भी सारे क्लस्टर प्रभारियों को बुला के कहां पर कमी रही, क्यों हम इतने कम से जीते, और कोरबा लोकसभा से हम क्यों हार गए, ये सारी समीक्षा हमने कर ली है। और निश्चित रूप से आपको पता होगा, मीडिया में इसका आया भी था। तो ये हमारी पार्टी एक एक सीट पे, एक एक विधानसभा में देख रही है कहां पर कितना वोट मिला, किस बूथ में, ये पूरी समीक्षा की जा चुकी है। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो निश्चित रूप से बीजेपी इस मामले में काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है। सत्यप्रकाश जी, मेरा आपसे भी वही सवाल है कि क्या कांग्रेस भी यही मानती है कि लगातार आपकी लोकसभा में यही परफॉर्मेंस रही है, इस बार भी वैसी ही परफॉर्मेंस रही, इसलिए इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, होता रहेगा, आराम से कर लेंगे समीक्षा बाद में? नहीं अभिषेक जी, देखिए हर चुनाव एक नया चुनाव होता है और कोई भी राजनीतिक दल हो, इसमें कोई जो राय नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे हमारी पार्टी हो,
हम नए हर चुनाव के नए चुनाव की तरफ लेते हैं। और देखिए, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि मीडिया में भी खबरें थी और हम बहुत मजबूती से लड़ रहे थे। अभी भी आपने खुद ने बोला वोट शेयर हमारा कम नहीं है, हम बहुत मजबूती से चुनावी मैदान में थे। मीडिया ने भी खबरें चलाई कि हम 5 से 6 सीट कांग्रेस जीत सकती है, तो हमको भी ये था। मगर कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी, इसको कोई तो रहा नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसी कमी रहेगी जो जनता तक नहीं अपनी बात पहुंचा सके, कोई कनेक्टिंग नहीं कर पाए। उसकी समीक्षा होगी, कमेटी बनी है, आएगी, जो भी समीक्षा होगी, जो भी ये निकलेगी समीक्षा में, उसको हम दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, हर चुनाव हम नए तरीके से लड़ते हैं और हर चुनाव में मुद्दे भी अलग होते हैं। लोकसभा एक अलग मुद्दे का होता है, विधानसभा एक अलग मुद्दे का होता है, ठीक है, चुनाव एक अलग लेकिन मुद्दे का एक होगा। सवाल एक अलग लगातार मुद्दे को लेके उठते रहा है कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, और कहा जाता है कि सिर्फ एक ही नेता है जो सब पर हावी है। रमेश जी, इस पे मैं चाहूंगा आप जल्दी से जवाब दें कि क्या ऐसा वाकई में है कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही नेता है जिनकी राज्य में चलती है, कोई भी फैसला हो? नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन गुटबाजी की बात जो आपने कही वो तो जग जाहिर है और दिखता भी है। और विधानसभा चुनाव में भी वो स्थितियां सामने आई थी। लोकसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली कि बहुत सारे बड़े नेता एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रचार करने नहीं गए। लेकिन ये भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा टिप्पणी सर, करने आप तो कर ही सकते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक दलों का चलिए समझ में आता है। नहीं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अब भाई कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, इस पे मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा कमेंट करना। चलिए ठीक है, जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि अब जो समीक्षा होती है उसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, कौन जिम्मेदार ठहराया जाता है और क्या वो कारण है जिसके चलते इस तरह के नतीजे कांग्रेस के रहे हैं। और ये जो लगातार बयान आ रहे हैं एक दूसरे नेताओं पर, एक दूसरे पर जो छीटाकशी की जा रही है, उसके पीछे की क्या राजनीति है, ये भी आने वाले समय में शायद समझ में आएगी। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक सवाल ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत में भले ही कांग्रेस ठीक रही, स्थिति विधानसभा चुनाव जैसी रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सीटें हैं वो फिर से 2 से 1 पर सिमट गई है। पार्टी के कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव हार गए। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या अब जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए कि हार के पीछे कारण क्या था? क्योंकि एक बार फिर से जिम्मेदारी है कांग्रेस के ऊपर निकाय चुनाव में संगठन को जमीन पर उतारने की, और पिछली बार जो शानदार परफॉर्मेंस रही थी क्या वो इस बार बरकरार रख पाएगी या फिर हार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? खैर, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।